अंक कितने होते हैं? कौन कौन से? 9 10 कहाँ होता? 0 से लेके 9 तक कुल कितने अंक होते हैं? कितने? 10। इन्हीं 10 अंकों को हमने कितने भागों में बांटा? कितने भागों में बांटा? 2। कौन कौन से? सम अंक और विषम अंक। सम अंक में क्या लिखे? 0 2 4 6 और 8। विषम में क्या लिखे? 1 3 5 7 और 9। ये 5 2 भागों में बांट दिए, सम अंक और विषम अंक। अब इन्हीं सम और विषम अंकों की सहायता से हम क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? अंकों से क्या बनेगी हमारी? संख्या। अंकों से क्या बनेगी? अब वो संख्या बड़ी से बड़ी भी बन सकती है और छोटी से छोटी भी बन सकती है। बड़ी से बड़ी बनाने के लिए हम किस अंक को प्रयोग करते हैं? किस अंक का प्रयोग करते हैं? किसका प्रयोग करेंगे? 9 का। कौन से अंक का प्रयोग करेंगे? क्योंकि सबसे बड़ा अंक क्या है? 9 है। लेकिन सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए कौन से अंक का प्रयोग करेंगे? 1। और उसके बाद अगर और अंक की जरूरत है छोटी संख्या बनाने के लिए तो किसको यूज करेंगे? 0 को। किसको? किसको? 0 को बढ़ाते जाएंगे जितने भी पूछिए। फिर हमने क्या बताया था? स्थानीय मान। स्थानीय मान मतलब? स्थानीय मान का मतलब क्या है? अंक के स्थान। स्थान मतलब कौन से? स्थान मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। जिस स्थान का मान पूछा गया है उसको हम स्थानीय मान कहते हैं। अंक के स्थान के मान को स्थानीय मान कहा जाता है। जातीय मान या अंकित मान क्या कहलाता है? जातीय मान या अंकित मान क्या कहलाता है? केवल अंक का मान। अंक का मान क्या होगा? 2 की वैल्यू 4 की, 6 की, 7 की। भले वो किसी भी स्थान पर आए, चाहे वो 1000 पर आए तब भी 7 रहेगा, इकाई पर आए तब भी 7 रहेगा, दहाई पर आए तब भी उसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 7 ही रहेगी। ये हो गए स्थानीय मान, जातीय मान। इसके बाद बताई थी पूर्ववर्ती संख्या और उत्तरवर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या मतलब दी गई संख्या के पहले की संख्या। मान लो 10 है, सवाल में दिया 10। 10 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? 10 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? क्या होगी? जोर से बोलो। 9। कैसे आई 9? जो संख्या दी है उसमें से हमने 1 को क्या कर दिया? माइनस। पूर्ववर्ती संख्या मतलब दी गई संख्या से हम 1 को क्या करेंगे? क्या करेंगे? और उत्तरवर्ती संख्या में हम क्या करेंगे? संख्या में प्लस कितना प्लस करेंगे? 1 प्लस करेंगे। तो जैसे मान लो 110 है, इसकी पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? 110 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? 109। और उत्तरवर्ती क्या होगी? 111, क्योंकि हम प्लस 1 करेंगे। इसके बाद हमने बताया था रोमन संख्या। तो रोमन संख्या लिखने के लिए कहाँ तक की गिनती पता होना चाहिए? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब इसमें जो रोमन संख्या लिखते हैं अंग्रेजी की जो छोटी ABCD है उसका यूज करते हैं। तो आई, छोटा आई लिखते हैं 1 के लिए। तो आई को कितनी बार लिखा जा सकता है? ज्यादा से ज्यादा कितनी बार लिखा जा सकता है रोमन संख्या? 3 बार। आई को 3 बार लिखा जा सकता है, एक्स को भी 3 बार लिखा जा सकता है, सी को भी 3 बार लिखा जा सकता है। तो कुछ अंक ऐसे हैं जिनको 3 बार लिखा जा सकता है और कुछ अंक ऐसे हैं जिनको 3 बार नहीं लिख सकते। जैसे एम को 3 बार लिखा जा सकता है। एम की वैल्यू कितनी होती है? एम की वैल्यू कितनी होती है? 1000। सी की वैल्यू कितनी होती है? 100। डी की वैल्यू कितनी होती है? 500। अब 500 को हम
3 बार नहीं लिख सकते, मतलब 100 को 3 बार लिख सकते हैं, सी और सी। तो हम क्या बता रहे थे बेटा, रोमन गिनती। तो सी को हम कितनी बार लिख सकते हैं, 3 बार। अब इस रोमन संख्या में किसी अंक के पहले अगर कोई अंक लिखते हैं, और वैसे क्या लिखते हैं, एक तो लिखते हैं आई, क्या लिखते हैं आई, दूसरा क्या लिखते हैं एक्स, क्या लिखते हैं यही लिखते हैं, यही लिखते हैं कि नहीं। मान लो 400 लिखना है तो 400 में क्या लिखेंगे हम, किसको लिखेंगे 400 में, 400 में क्या लिखते हैं, सी को भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे सी। अब 400 के लिए हमारे पास दो तरीके, अगर अंकों में देखा जाए तो कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 हो गया 400, 400 हो गया। रोमन संख्या को लिखने के लिए इस प्रकार से आपको लिखते बनना चाहिए, अंकों में उनको तोड़ते बनना चाहिए, नहीं तो नहीं लिख पाओगे। 100 को क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फिर यहाँ नियम गलत हो, लिखा सही है 400 ही मान है इसका, लेकिन नियम क्या गलत हो गया, किसी अंक को रोमन गिनती में कितनी बार लिख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 बार, जबकि इधर कितनी बार लिख दिया, 4। तो ये गलत हो गया। तो अब हम इस प्रकार से नहीं लिख सकते, इसको रोमन में लिखना है तो हम इस प्रकार से नहीं लिख सकते, क्योंकि रोमन गिनती में किसी अंक को कितनी बार लिख सकते हैं, 3 बार। तो सी को हम 3 बार लिख सकते हैं, 4 बार नहीं लिख सकते। तो अब हम क्या करें, तो जोड़ने से नहीं आ रही संख्या, अब कैसे आएगी, घटाने से। तो घटाने में क्या कर सकते हैं, 500 माइनस 100, तो 500 तो क्या लिखते हैं, 500 को क्या लिखते हैं डी, 500 को। और अगर रोमन में इस प्रकार से लिखा है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, क्या आएगी, कितना मान हो गया इसका, 400, कितना कितना मान होगा, देखो जब अपन अंकों को घटाते हैं तो ये तो सही है, बड़ी संख्या को आगे छोटी को कहाँ लिखते हैं, बड़ी संख्या को आगे छोटी को, लेकिन रोमन गिनती में जब हमें संख्या को घटाना है तो उसको हम पीछे नहीं लिखते, बाकी कहाँ लिखेंगे। तो क्या हो गया, सी ऐसा लिखा है तो इसको बना दिया आपने सी। तो ये 100 क्या हो रहे हैं, 100 क्या हो रहा है, 100 माइनस हो रहा है कि प्लस हो रहा है, क्या हो रहा है। तो अब इसकी वैल्यू हो गई कितनी, समझ में आया कि नहीं आया। तो रोमन संख्याओं में तो ऐसे ही घटेंगे, संख्याओं में हम ऐसे ही घटाएंगे, बड़ी संख्या आगे छोटी संख्या, लेकिन रोमन गिनती में जब हमें घटाना है तो उसको पीछे नहीं लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, जैसे अब हमें लिखना है क्या, 900, क्या लिखेंगे 900। तो 900 को कैसे लिख सकते हैं, 500 प्लस 400 लिख सकते हैं। अब इस 400 को भी क्या लिख सकते, क्योंकि 500 की वैल्यू तो हमें पता है सीधी कितनी होती है, ठीक, लेकिन 400 की वैल्यू पता नहीं है, तो 400 को फिर हमें वही लिखना पड़ेगा, 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100। अब इधर 3 को तो हम सी लिख सकते हैं 3 बार, लेकिन 4 बार नहीं लिख सकते क्या, फिर गलत हो जाएगा। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, इस 400 को कैसे लिखेंगे, 500 माइनस 100, यही होगा 400। तो आप इसको क्या लिख देंगे, सी, लो ये लिख दिया, समझ में आ गया, सी मतलब 500 और सी डी मतलब 400। तो कितनी लिख गए, हो गई 900, 900 हुआ कि नहीं आ गलत, तो भी गलत, क्यों, क्योंकि हम अब इसमें से थोड़ी ना ये तो हो गई बड़ी संख्या, तो हम काय में से माइनस करेंगे, हाँ काय में से 1000 में से 100 माइनस करेंगे, कितने में से, क्योंकि ये तो बड़ी संख्या हो, मतलब इसको करने में हमें ज्यादा संख्या की जरूरत पड़ रही,
500 की जरूरत पड़ रही और 400 की जरूरत पड़ रही, तो ये क्या है, गलत है। तो हम काय में से करेंगे माइनस, 1000 में से 100। अब संख्या तो बड़ी ये है आगे और छोटी पीछे है, लेकिन रोमन गिनती में इस 100 को कहाँ रखेंगे, और 1000 की वैल्यू कितनी होगी, तो ये होगी 900 का करेक्ट सही। क्या बन गया, सी है। ये गलत है, क्यों गलत है, गलत फिर से देखा जाए तो सही है, लेकिन गलत इसलिए है क्योंकि हमें 500 लेना पड़ा, फिर 500 के बाद 400 लेना पड़ा, हमें इतनी लेने की जरूरत है ही नहीं, सीधा सीधा 1000 में से 100 को माइनस कर दो, उत्तर आ जाए। इसके बाद क्या बताया था हमने, रोमन गिनती के बाद संख्याओं के संख्याओं के प्रकार में सबसे पहली संख्या क्या बताई थी, कौन सी संख्या, प्राकृतिक। प्राकृतिक संख्या मतलब जिनसे हम क्या करते हैं, गिनती करते हैं। भाई इधर हमने बोला चलो गिनो, क्या 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 दिखा आपको, हमने बोला 3 ट्यूबलाइट है, तो गिनती की कि नहीं, और गिनती कहाँ से शुरू करते हैं, 1 से, कि 0 से, कहाँ से, तो 1 2 3 4, ये प्राकृतिक संख्या है। गिनती कहाँ से शुरू करेंगे, 1 से। अब लेकिन 1 से हम 9 तक ही गिन सकते हैं। अब 9 के बाद हमें क्या बनाना है, 10। तो 10 कब बनेगा, जब उसमें हम क्या शामिल कर लें, 0। अगर 0 शामिल नहीं करेंगे इन प्राकृतिक संख्याओं में तो फिर 10 नहीं बनेगा, ना 10 बनेगा, ना 20 बनेगा, ना 50 बनेगा। क्यों, क्योंकि 0 है ही नहीं। तो जब हम गिनती करने वाली संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर लेते हैं तो वो कौन सी संख्याएं कहलाती हैं, कौन सी, पूर्ण संख्या। कौन सी, पूर्ण संख्या। कौन सी, पूर्ण संख्या। अब इसके बाद पूर्ण संख्या के बाद कौन सी संख्या आती है, आज, आज या सम भी बोल सकते हैं। सम मतलब, हाँ, सम मतलब कौन सी संख्या है, कौन सी, दो परिभाषाएं बताई थी, एक तो आपको पता है कौन सी, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग, लेकिन अगर संख्या छोटी है तो 2 का भाग तो दे लोगे, लेकिन संख्या बड़ी है तो फिर कैसे पहचानेंगे, कौन से अंक से, कौन से अंक से, इकाई अंक से। तो इकाई अंक पर क्या होना चाहिए, 0 2, बोलो, 0 2 4 6 और ये सारे अंक आएंगे कि कोई एक अंक आएगा, एक अंक मिलेगा, तो उसको हम बोलेंगे सम संख्या। अगर विषम संख्या ढूंढना है तो क्या मिलना चाहिए इकाई अंक पर, 1 1 और 9, इनमें से कोई एक अंक इकाई अंक पर मिलना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगी, विषम संख्या। तो हमें संख्याओं में भाग नहीं देना, बल्कि उनके इकाई अंक को देखकर हम बता सकते हैं कि सम है कि विषम। इसके बाद बताई थी भाज्य। भाज्य मतलब जितनी सम संख्या है, जितनी भी सम संख्या है वो सब क्या है, वो सब क्या है, भाज्य की अभाज्य, जितनी भी सम संख्या है वो सब क्या है, लेकिन किसको छोड़कर, 2 क्यों नहीं है भाज्य, 2 क्यों नहीं है भाज्य, 2 अभाज्य है लेकिन भाज्य क्यों नहीं है, क्योंकि भाज्य संख्याएं वे संख्या होती है जिनमें कितनी संख्याओं का भाग जाना चाहिए, कम से कम कितनी संख्याओं का भाग जाना चाहिए, हाँ कितनी, 3। हाँ, 1 का तो जाएगा और उसी खुद का जाएगा, उसी संख्या का भी जाएगा, लेकिन 1 और उसी संख्या के अलावा और किसका भाग जाना चाहिए, किसी दूसरी संख्या का भी भाग उसमें जाना चाहिए। तो 2 में काय का भाग जाएगा, 2 में 1 का जाएगा और 2 का जाएगा, और इसके अलावा किसी और संख्या का जाएगा, क्या, किसी और संख्या का जाएगा, 2 में और संख्या का भाग जाएगा, 3 का, 4 का, 5 का जाएगा भाग, जाएगा नहीं जाएगा। तो इसीलिए ये भाज्य नहीं है, बल्कि क्या है,
क्या है? अभाज्य प्राइम नंबर है। ये क्या है? प्राइम नंबर। लेकिन जितनी भी दूसरी संख्या है, दो को छोड़कर, जितनी भी सम संख्या है दो को छोड़कर, वो सभी क्या है? दो को छोड़कर बाकी सभी सम संख्याएं क्या होंगी? भाज्य। जैसे 6, 4 को ले लो, 4 में काय का जाएगा? 1 का जाएगा और 4 का भी जाएगा। 1 का और उसी खुद का तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन उसके अलावा काय का जाएगा? 2। तो कितनी संख्या मिल गई? 1, 2, 3, 3 संख्या मिल गई। तो भाज्य का मतलब होता है वे संख्या जिनमें कम से कम 3 संख्याओं का भाग जाए। और वो 3 संख्याएं कौन सी रहेंगी? एक, स्वयं खुद, और तीसरी कोई और संख्या। तीसरी कोई फिक्स नहीं है। अब मान लो हमने ले ली 24, 24 ले लिया। इस 24 में काय भाग जाएगा? 1 का तो जाएगा ही जाएगा, नहीं जाएगा? और काय का जाएगा? 24 का खुद का भी जाएगा, जाएगा कि नहीं? 1 का और खुद का। अब इसके अलावा काय का भाग जाएगा? सम संख्या है तो काय का जाएगा? 2 का। काय का? 2 के बाद 3 का, 3 के बाद 4 के टेबल में आता है, फिर 6 का, फिर 8 का, फिर कितनी संख्याएं मिल गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 संख्याएं। तो ये कौन सी संख्या होगी? भाज्य की अभाज्य? भाज्य की अभाज्य। भाज्य। तो भाज्य मतलब वे संख्या जिनमें कम से कम कितनी संख्याओं का भाग जाता है? 3। कितनी? कौन कौन का? 1 का और खुद का और किसी अन्य संख्या। अब बात आती है अभाज्य। अभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी? 2 को छोड़कर। 2 क्या है हमारी भाज्य की अभाज्य? अभाज्य। 2 को छोड़कर कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं है। 2 को छोड़कर कोई भी सम संख्या अभाज्य। तो जब अभाज्य संख्याएं लिखने के लिए कहा जाए, कौन सी संख्या लिखने के लिए? अभाज्य। तो 2 को लिखेंगे और 2 के बाद जितनी भी सम संख्या है उनको क्या कर देंगे? उनको क्या कर देंगे? लिखेंगे कि छोड़ देंगे? लिखेंगे कि छोड़ देंगे? अभाज्य में, भाज्य में लिखेंगे, लेकिन अभाज्य में, अभाज्य में तो फिर किसको लिखेंगे? किसको लिखेंगे? 2 को, सम संख्या जो 2 है उनको तो अभाज्य में लिखेंगे, लेकिन उसके अलावा जितनी भी सम संख्या है उनको क्या कर देंगे? उनको क्या कर देंगे? उनको लिखेंगे कि छोड़ देंगे? तो फिर अब जब सम संख्याएं छोड़ दी तो अब कौन सी संख्याएं बची? विषम को लिखे। कौन सी? लेकिन सभी विषम संख्याओं को नहीं लिखेंगे। तो अब देखते हैं अभाज्य संख्या, क्योंकि सवाल ज्यादातर आते हैं अभाज्य संख्या से। अभाज्य संख्या हो, अभाज्य तो अभाज्य संख्या की परिभाषा हमने क्या बताई? जिनमें केवल कितनी संख्याओं का भाग जाता है? 2 का। कौन कौन सी? 1 का और खुद का, बस। इसके अलावा और कोई संख्या। अब मान लो ये हमारी परिभाषा है कि ऐसी संख्या जिसमें केवल 2 संख्याओं का भाग जाता है, 1 का और स्वयं उसी का, स्वयं उसी संख्या का, है ना? तो उसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। अब जितनी सम संख्या है वो कभी अभाज्य नहीं होंगी, लेकिन किसको छोड़कर? कौन को? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? अभी तो बता रहे हैं। कौन सी? 1 नहीं है, क्या है? 2। तो परीक्षा में प्रश्न आता है सबसे
छोटी सम अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी, देखो इसमें तीन चीजें हैं, सबसे छोटी भी है एक, दूसरी चीज क्या है वो, दूसरी चीज क्या है सम, और तीसरी चीज क्या है। तो इन तीनों का एक ही उत्तर है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या का उत्तर क्या रहेगा, क्या रहेगा, हाँ क्या रहेगा, दो, क्या रहेगा, तो सबसे छोटी सम संख्या भी है अभाज्य भी है, उसका उत्तर क्या है, दो, क्या है, दो, ठीक है। अब इसके बाद जो भी संख्याएं आएंगी वो सम संख्या नहीं लिखेंगे, बल्कि कौन सी लिखेंगे, विषम, कौन सी, लेकिन क्या सभी विषम संख्याएं अभाज्य होंगी, क्या सभी विषम संख्याएं अभाज्य होंगी, नहीं होंगी, सभी विषम संख्याएं अभाज्य नहीं होंगी, हमें भाग दे देकर पता करना पड़ेगा कि किन में केवल दो संख्याओं का भाग जाता है। जैसे समझ में आ गई इतनी बात। तो अभाज्य संख्या की परिभाषा वे संख्याएं जिनमें केवल दो संख्याओं का भाग जाता है, काय का, वन का और उसी संख्या का। तो प्रश्न आया, मान लो 1 से 10 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी है, अभाज्य संख्याएं कितनी है, तो कौन कौन सी लिखेंगे हम, 1 से 10 तक के, 1 से 10 तक, तो 10 के पीछे नहीं लिखना और 10 के आगे नहीं लिखना। तो सबसे पहली अभाज्य संख्या किसको लिखेंगे, किसको, किसको, दो, फिर दो के बाद 3, अब सम संख्या नहीं लगेंगे, चलो गिनती लिख ले, 1 से 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनमें से कहां तक की पूछी, 1 से 10 तक, तो 1 को छोड़ दो और 10 को छोड़ दो, क्यों, क्योंकि उन्होंने 1 से 10 तक की पूछी है। अब जितनी सम संख्या, हमने अभी क्या बताया कि जितनी सम संख्या होती है वो अभाज्य नहीं होती, किसको छोड़कर, दो, तो दो को छोड़ दो क्योंकि ये अभाज्य है, 4 6 और ये अभाज्य संख्या है ही नहीं, तो इनको लिखने की जरूरत नहीं, तो हम उत्तर लिख रहे हैं दो, ठीक है। जितनी सम संख्या है वो सब हम क्या कर देंगे, छोड़ दे, जितनी भी सम संख्या है वो क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, छोड़ दी। अब इसके बाद आगे की संख्या अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 3, क्यों, क्योंकि इसमें काय का भाग जाता, काय का जाएगा, 1 का और 3 का, 1 का और, तो अभाज्य संख्या होगी। फिर आगे चलो, इसमें काय का जाएगा 5 में, 1 का और पूरी संख्या का, तो ये भी अभाज्य। आगे चलो, 1 का और पूरी संख्या, आगे चलो, इसमें काय का 9 में, 1 का 9 का और 3 का नहीं जाएगा, तो 3 संख्या मिल गई, 1 3 और 9, तो क्या इसे हम अभाज्य संख्या मानेंगे, क्या इसे हम अभाज्य संख्या मानेंगे, नहीं मानेंगे, क्योंकि अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या है, हमें तो दो संख्याओं का भाग जाना चाहिए, लेकिन इसमें तो और काय का चला, इसलिए अभाज्य नहीं है। तो 1 से 10 के बीच कितनी संख्या मिल गई, 1 2 3 4, समझ में आया सवाल। फिर इसी प्रकार से और आता है कि 1 से 50 तक की अभाज्य संख्या कितनी, कहां तक की, कहां तक की, 1 से 50 तक। तो अब हमें 1 से 50 तक की गिनती नहीं लगना, जितनी सम संख्या उनको क्या करते चलेंगे, हम छोड़ते चलेंगे, चलो फिर भी बता दे रहे हैं उसको, ठीक है। तो सबसे पहले हम 1 से 50 तक की क्या करते हैं, क्या लिखते हैं,
क्या लिख दें? 1 से 50 तक की क्या लिख दें? गिनती लिख लें। फिर अपन उसमें ढूंढ लेंगे कि कौन सी हमारी अभाज्य संख्या है और नहीं है। तो 1 से लिखो, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, फिर 21 22 23 24 25 20 28 20 30, फिर 31 33 34 30 30 30 30 30, फिर 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50,